पावर यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ फिजिक्स। बच्चों आज के सेशन में आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें बच्चों बिहार बोर्ड ने 70 क्वेश्चन को दिया है हम लोग के लिए, लेकिन उसका 35 क्वेश्चन बच्चों आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो अगले सेशन में करेंगे। ये धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कुछ बात शेयर करने जा रहा हूं, 2 लाइन शेयर करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सुकूनो सबर की दुनिया में नाम करता जा, सुकूनो सबर की दुनिया में नाम करता जा, जमाना देखता रह जाएगा तुमको, इस जहां में कोई ऐसा काम करता जा। चलिए ठीक है बच्चों, काम तो अभी आपको बड़ा बड़ा करना है, सामने आपका एग्जाम है। अभी फिलहाल आपका टारगेट होना चाहिए कि बिहार बोर्ड को फोड़ देना है, 90 प्लस लाना है बच्चों, 90 प्लस। मेरे सारे बच्चे 90 प्लस परफॉर्मेंस देकर के आएंगे, तब जाकर के मजा आएगा। और एक जो अगला जर्नी है उसका स्टार्ट हम लोग धमाकेदार अंदाज में करेंगे। चलिए ठीक है, लीजिए अब देखिए आपका पहला सवाल। आपका पहला सवाल है यहां पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, धन से ऋण आवेश की ओर, ऋण से धन आवेश की ओर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सर इतना डिफिकल्ट सवाल हम लोग तो पढ़े ही नहीं है, क्या मजाक कर रहे हो भाई? दौरा पड़ा हुआ दौरा, 4 बार आपको इस तरह के सवाल कराए गए हैं। और मैंने हमेशा कहा है बच्चों आपको कि आपको प्रेजेंट अच्छा करना है, यानी सफर अच्छा करना है, मंजिल तक आराम से पहुंच जाएंगे, एंजॉय करते करते पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम लोग उस वाले में नहीं आएंगे कि सफर के बारे में सोच करके कुछ नहीं करेंगे, सोए हुए रहेंगे और लगेगा कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो देखिए इसका जवाब आपको देना है। हाँ देखिए, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों के निकाय को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ये जो सिस्टम है, 2 निगेटिव चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। और मेरे बच्चों आपको बताया गया है कि डायपोल मोमेंट पी वेक्टर का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। लेकिन हाँ, अगर यहां पे मैग्नेट होता अगर यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन पूछा जाता तब आपका जवाब होता साउथ टू नॉर्थ। लेकिन यहां पे साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आपको बताना है इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन बताना है, तो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। चलिए 1 नंबर आपका। अगला सवाल ले लीजिए, अगला सवाल एकदम लॉलीपॉप सवाल है, लॉलीपॉप एकदम आप देखेंगे और फटाक से जवाब देंगे, लेकिन फटाक से देना नहीं है मेरे बच्चे, आपको धैर्य रखना होगा। क्वेश्चन आसान हो, क्वेश्चन मुश्किल हो, दोनों में आराम से डील करेंगे धैर्य के साथ। चलिए ठीक है, अब यहां पर लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर कूलम, जूल कूलम, जूल कूलम, न्यूटन कूलम। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, जूल कूलम, इंग्लिश में भी नाम तो सेम ही है। अब देखिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पूछा जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मेरे बच्चों न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए लीजिए अगला सवाल, 3 नंबर सवाल। 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है? देखिए 3 नंबर में यहां पर कहा जा रहा है कूलम्स। हाँ, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज इज, 1 कूलम में। तो आपको यहां पर क्वांटमीकरण लगा लेना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू एनी। साइन यहां पर मैटर करेगा नहीं उतना, क्योंकि इंटीजर है, प्लस और माइनस दोनों साइन होता है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। Q अपॉन क्या लिखेंगे? E, Q है 1, इलेक्ट्रॉन कितना होता है बता दो? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, यहां पर क्या आ जाएगा? 0.625 इंटू 10 टू दी पावर 19। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। बस आपको अब 4 ऑप्शन में से ढूंढना है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 को। फर्स्ट ऑप्शन 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 17, ऑप्शन सी 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 19। तलाश पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है सर,
लेकिन यहां पर बी ऑप्शन को देखिए 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। अरे मजा आ गया, मजा आ गया। यही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एक कूलम आवेश में आपको याद रखना है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहां पर क्या है। अरे वाह, मजा आ गया। यहां पर देखिए क्या पूछा जा रहा है। 2 दिन पहले हम लोग जब अपना ऑब्जेक्टिव सेशन कर रहे थे, अभी भी लाइव में है ही, उसमें भी हम लोगों ने किया था, क्या किया था, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। द परमिटिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मीडियम कैन बी -3, 0, 0.76। सही जवाब क्या है बोल दीजिए 6। मजा आ गया। ऐसे ही सवाल अगर बोर्ड में आ जाए तो आप लोग तो धूरा उड़ा दीजिएगा। चलिए ठीक। अब देखिए, एक विद्युत विक्षेपित करता है, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित करता है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफ्लेक्टेड, एक्सरे, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसको डेविएट कर देगा, अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल को इजिली डेविएट कर देगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल 6 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है। 6 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, एक बिंदु आवेश Q E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल क्या होगा, यही बताना है। ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज विल बी। तो आपने देखा है F इक्वल टू कितना, QE। सर जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते थे तो उस पर लगने वाला फोर्स QE के बराबर होता था। तो चलिए ऑप्शन कौन सा देख लीजिए, ऑप्शन ए लीजिए, मजा आ गया। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है, सही जवाब। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन भी हाल ही में हम लोग किए हैं। 7 नंबर में कहा जा रहा है, एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा जाता है, एक आवेश प्लस क्यू रखा जाता है। घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर पॉइंट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ क्यूब, वन प्लेन ऑफ क्यूब। तो ये आपका क्यूब है, ये क्यूब रहा एकदम सुंदर, आप ही की तरह सुंदर और आपके सर के जैसा भी। अब देखिए इसके सेंटर पर एक क्यू चार्ज को रख दिया गया है। अब आपसे अगर पूरा का फ्लक्स पूछा जाता तो गॉस क्या बताया था, बोला था गॉस फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेरे बच्चों आपको पूरे क्यूब का नहीं बताना है, इसके एक तल का बताना है। एक तल इसमें जो 6 सरफेस है उसमें एक सरफेस का फ्लक्स आपको बताना है। तो यहां पर क्या करेंगे सर, डिवाइड कर देंगे, बंटवारा कर देंगे बाय कितने से, 6 से। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी यस सर ऑप्शन बी क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा होगा तो आपको कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक न्यू सब्सक्रिप्शन आपके टीचर को हौसला देता है अगले दिन फॉर्म में आने के लिए। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। आगे यहां पर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है सर, देखो ना देखो। एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफेराड है, उसकी त्रिज्या होगी 1.11 मीटर, 10 मीटर, 9 किलोमीटर, 1.11 सेंटीमीटर। द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफेराड, इट्स रेडियस विल बी। तो मेरे बच्चों आपको बताया गया है C इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक गोलीय स्फीयर का धारिता कितना होता है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको फाइंड क्या करना है, R। तो R इक्वल टू लिखेंगे सर C बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर ने आपको बताया है कि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, एंड C यहां पर कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू दी पावर -6। सर ये कहां से आ गया, तो माइक्रो का जवाब कितना होता है 10 टू दी पावर -6। तो म्यू के लिए हमने यहां पर 10 टू दी पावर -6 का यूज किया है। लीजिए अब यहां से और क्या सर 3, यहां पर 3 जीरो बचेगा, तो कितना आ गया बोलिए 9 इंटू 10 टू दी पावर 3, यानी 9 किलोमीटर।
इतना बड़ा रेडियस होगा उस स्फीयर का, 9 किलोमीटर रेडियस का स्फीयर होगा, अगर उसका कैपेसिटेंस कितना होगा 1 माइक्रोफेराड। तो कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे लीजिए 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, निर्भर नहीं करती है। लो कर लो बात। अब ये क्वेश्चन है, बार बार हमने इस पे हाईलाइट किया था। तो क्या है, प्लेटों की आकृति पर करता है, प्लेटों के आकार पर बिल्कुल करता है, प्लेटों के बीच के अंतराल पर करता है, प्लेटों के आवेश पर नहीं 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 सर, आवेश पर तो करता ही नहीं है। आप तो नोट भी लिखवाए थे कि आवेश और पोटेंशियल पर निर्भर नहीं करेगा, ये निर्भर करेगा शेप ऑफ प्लेट पर, साइज ऑफ प्लेट पर, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पर। तो आपको नहीं वाला जवाब देना है मेरे बच्चों, सी, सी इसका जवाब होगा। चार्ज पर धारिता कभी निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे देखिएगा, आगे आगे लीजिए 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समांतर 3, जितना कहा जा रहा है उतना कर दीजिए। 3 संधारित्र समान है, समान, ये क्वेश्चन भी तो इधर देखे ही हम लोग, ये अभी ये सी 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 पैरेलल में है, बाद में श्रेणी क्रम में, तो कर दीजिए श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में सी 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 जोड़ा जाता है, दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात है। 3 कंडेंसर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी C are connected first in parallel and then in series. The ratio of equivalent capacity of both conditions, दोनों कंडीशन में। तो मेरे बच्चों पैरेलल के लिए C पैरेलल कितना हो जाएगा, आप बोल दीजिए C पैरेलल हो जाएगा NC एंड C सीरीज इक्वल टू क्या लिखेंगे C बाई N, C सीरीज C बाई N। मेरे बच्चों दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आप डिवाइड कीजिएगा, और क्या होगा, ओ सर इसको तो कभी हम लोग देखते ही नहीं है, क्या आ जाएगा यहां से n स्क्वायर इज टू 1, और शायद C का वैल्यू दिया हुआ है, अच्छा C का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी में जोड़ा जाता है, दोनों दशाओं में अनुपात। अब देखिए ये तो दिक्कत है, यहां पे कितना होना चाहिए था 3C, क्योंकि जो भी ऑप्शन दिया गया यहां पर उसके हिसाब से आपको क्या लिखना होगा 3। यहां पर जो n है n इक्वल टू, वैसे n इक्वल टू गिवन है, चलिए उससे मतलब नहीं है, वैल्यू हो चाहे नहीं हो, n तो गिवन है ही ना, 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं है, नंबर गिवन है, तो n कितना दे देंगे 3, तो 3 का स्क्वायर बाई 1 यानी 9:1, 9:1, 9:1। बोलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, क्या करना था यहाँ पर C पैरेलल हो जाएगा NC, मतलब सीरीज, रेजिस्टेंस के लिए जो हम लोग सीरीज में करते हैं, कैपेसिटर के लिए ठीक उसका उल्टा हो जाता है, और सीरीज के लिए हो जाएगा C बाय N, दोनों को डिवाइड कर देंगे n स्क्वायर बाय 1। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ था नंबर, जिस पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा था, नंबर दिया हुआ था, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, क्या आ जाएगा 9:1, 9:1। चलिए ठीक है, अगला सवाल लीजिए। 11 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 11 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है वोल्ट मीटर मात्रक है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है। सर आप तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में बताए थे, E इक्वल टू क्या होता है dV बाई dr, V वोल्ट, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, विद्युत फ्लक्स का नहीं, विद्युत विभव का नहीं, विद्युत क्षेत्र का हाँ, विद्युत धारिता का नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, तो किसका होगा मेरे बच्चों, हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड का, सी जवाब होगा इसका, सी इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी आपसे पूछा जा रहा है रो का यूनिट पूछा जा रहा है। तो मेरे बच्चों रो का यूनिट होता है ओम पर मीटर पर, ओम पर मीटर पर कहां से आता है, तो रो इक्वल टू हम लोग लिखते हैं R इंटू एल अपॉन एरिया, ओम मीटर, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर मीटर मारा जाएगा, क्या आ जाएगा यहां से बोल दो ना,
बोलो ना तुम, क्या हो जाएगा सर? ओम पर मीटर आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। एक से बढ़ करके, एक से बढ़ करके क्या हुआ? एक से बढ़ करके एक आसान सवाल आपके लिए है। लीजिए आगे। आगे यहां पर क्या कहा जा रहा है? परम शून्य तापमान पर सिलिकॉन का क्रिस्टल व्यवहार करता है। सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है सुचालक की तरह, पूर्ण कुचालक की तरह, अर्धचालक की तरह, अतिचालक की तरह। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एनी क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन बिहेव्स लाइक। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, और बच्चों हमने आपको बताया था कि जितना भी सेमीकंडक्टर है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। यहां पर आपसे परम जीरो टेम्परेचर पर पूछा जा रहा है, तो ये किसके जैसा? परफेक्ट कुचालक की तरह व्यवहार करेगा, कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। इसमें 14 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है? निम्न में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है? तो देखिए यहां पर ये जो ई देख रहे हैं, एक्चुअल में ये रो होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, रो इंटू एल अपॉन एरिया। आगे रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन देना था। 15 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है? जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। तो बताया गया था कि रेजिस्टेंस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। प्रति एकांक आयतन में बच्चों बहुत करोड़ों करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन का रेट बढ़ जाता है, दर बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका प्रतिरोध, चालक में प्रतिरोध बढ़ता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन ए बढ़ जाता है, इंक्रीजेज। चलिए आगे। अगला सवाल 16 नंबर, एकदम देखिए कितना आसान आसान सवाल है। आप बेवजह परेशान रहते हैं, सर बोर्ड का एग्जाम कैसा होगा? 11 से परेशान रहते हैं, नहीं सर हमको जेई नहीं करना है, हमको नीट नहीं करना है, ऐसा पढ़ाइए कि बोर्ड में आप जो पढ़ाइएगा वही वही आएगा। तो लीजिए ना, अब तो मॉडल पेपर आ गया। क्या बिहार बोर्ड में गोला पर से, दूसरे गोला पर से क्वेश्चन आएगा क्या? कि यही सब में से क्वेश्चन आता है, इसी के आसपास से क्वेश्चन आता है। जितना आपको हम करवा रहे हैं लाइव क्लास में, लाइव क्लास कीजिए सही से, देख ही रहे हैं लाइव क्लास से कितना ज्यादा बेनिफिट है। आप पूरे साल अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप लाइव क्लास, सारा लाइव क्लास स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक कर लीजिए। अब देखिएगा 90+4 करके आइए। देखिए आगे, आगे यहां पर बताना है आपको विद्युत परिपथ की शक्ति, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज। लीजिए V²/R ढूंढ लीजिए, क्योंकि P इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं? I²RT/T। यहां से इसको लिख सकते हैं V²/R भी। तो V²/R ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आसान सवाल है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻⁻19 वोल्ट होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट पर मीटर होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलोवाट आवर होगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बात किया जा रहा है मेरे बच्चों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट किसका है? ये यूनिट है एनर्जी का, एनर्जी का यूनिट है। और एनर्जी है तो किसको ढूंढेंगे? जूल को ढूंढेंगे, जूल को। वोल्ट देखिए, लेकिन कंफ्यूज किया है। ई का वैल्यू दीजिएगा तो ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये यूनिट किसका है? एनर्जी का है, वोल्ट का नहीं है, पोटेंशियल का नहीं है। तो मेरे बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। सी इसका सही जवाब होगा। लीजिए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। अनंत होगा, धनात्मक होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है। याद है ना ओम का? सॉरी ओम नहीं, किरचॉफ्स का लॉ याद है ना? जंक्शन पर क्या बोले थे हम आपको? आने वाली बराबर जाने वाली। जैसे आपके जीवन में होता है ना, जितना आया है सबको जाना ही है। नेचर में भी यही होता है, तो जंक्शन पे भी यही होता है। जितना करंट आएगा उतना चला ही जाएगा। इनकमिंग बराबर क्या होता है? आउटगोइंग। तो क्या हो जाएगा? शून्य, जीरो हो जाएगा। लीजिए आगे, आगे में आगे क्या कहा जा रहा है? गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। आपको बताया गया था कि अगर कोई आवेश विराम में है तो केवल विद्युत क्षेत्र बनाएगा। अगर कोई आवेश एक समान चाल से गति में है तो विद्युत क्षेत्र भी बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। और अगर कोई त्वरित है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग को भी उत्पन्न करता है। लेकिन यहां पर आपसे पूछ रहा है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों
विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या जवाब होगा, क्या जवाब होगा सर? दोनों, दोनों, ऑप्शन सी, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर 20 नंबर सवाल। 20 नंबर में क्या पूछा जा रहा है देख लीजिए। 20 नंबर में यहां पर पूछा जा रहा है हम लोगों से म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। चलिए देखते हैं क्या होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना होगा। या तो आप मेरे बताने के बाद याद रख सकते हैं, लेकिन यहां पर तो आपको सॉल्व करना होगा कि क्या मात्रक है। तो देखिए यहां पर म्यू नॉट का मात्रक मैग्नेट वाला लास्ट क्लास भी हम लोग कर रहे थे, जिसमें लिखे थे टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है, पर एम्पियर। टेस्ला क्या होता है? एफ एम्पियर मीटर। फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, एफ बाय एम्पियर मीटर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। इनटू क्या हो जाएगा? मीटर, और इनटू क्या है? एम्पियर पर। ये मीटर मीटर मारा जाएगा, यहां से एफ बाय ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पर है, ए पर है तो एम्पियर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये यूनिट किसका आ गया? म्यू नॉट का आ गया। अब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट लीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग? कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर, ये लिखते हैं। अब दोनों का रेशियो कर लीजिए, आप रेशियो कर लीजिए। फोर्स के लिए इसमें भी आप न्यूटन लिख लीजिए, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा देखिए, म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा न्यूटन और क्या आ जाएगा? एम्पियर पर स्क्वायर। म्यू नॉट के लिए, इसके लिए हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर। इसको अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं? इसको ऊपर ले चलते हैं, तो न्यूटन का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और एम्पियर पर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर। अब सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, और देख लेंगे कि यहां पर जो 4 ऑप्शन है उसमें से ये किसके डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है, वहां से आराम से आ जाएगा। तो यहां पर न्यूटन के लिए एम एल टी पर स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं। लेंथ के लिए एल स्क्वायर, ए ही रहेगा क्योंकि ये विद्युत धारा है, जो कि एक खुद ही आधारी राशि है। और इसके लिए क्या लिखेंगे? ए पर टी पर स्क्वायर। इसके लिए सी के लिए क्या लिखेंगे? ए पर स्क्वायर, और इसके लिए क्या हो जाएगा बोल दीजिए? यहां पर एम्पियर चार्ज के लिए एटी लिखेंगे, ए पर स्क्वायर, ए पर स्क्वायर और टी पर स्क्वायर। अब आइए आगे यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग? ओके एक मिनट, यहीं पे कर देते हैं। यहां से क्या आ जाएगा देख लीजिए, यहां से आ जाएगा एम, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा यहां पर? एम एल क्यू आ जाएगा। उसके बाद टी पावर 4 है, 4 और 4। एक मिनट, थोड़ा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि यहां पर एक मिनट चेक कर ले दीजिए। यहां पे टेस्ला फोर्स पर एम्पियर मीटर, ये मीटर था, मारा गया, क्या आ गया? फोर्स एम्पियर मीटर का स्क्वायर। फोर्स के लिए न्यूटन लिख लेंगे, इसके लिए एम्पियर का स्क्वायर, ये ठीक है। कूलम स्क्वायर न्यूटन पर, और क्या हो जाएगा? मीटर पर स्क्वायर। अब यहां पे एक बात करते हैं, यहां पे ज्यादा आसान हो जाएगा, रुक जाइए। इतना मतलब डिफिकल्ट टाइम तो होता नहीं है एग्जाम में, तो इतना डिफिकल्ट क्यों करें, इसको थोड़ा आसान कर देते हैं। देखिएगा यहां पे, ओ पूरे इरेज नहीं करना है, यहां से एप्सिलॉन नॉट के लिए जो लिखे हैं इसको थोड़ा हम आसान कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट के लिए जो हम लिखे हैं इसको क्या कर देते हैं, देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं फोर्स डिस्टेंस का स्क्वायर, और बाय क्या लिख सकते हैं बोलिए? क्यू का स्क्वायर। उसी चीज को थोड़ा दूसरी तरह से कर देना ताकि आसान हो जाएगा थोड़ा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लीजिए यहां पर ये रहा और ये रहा, तो दोनों का रेशियो कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, काम वही कर रहे हैं, थोड़ा तरीका बदल दिए हैं, फोर्स पर एम्पियर का स्क्वायर, और बाय क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर, और बाय में क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा क्यू का स्क्वायर। लीजिए, तो यहां से अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एफ स्क्वायर आर स्क्वायर, और बाय में क्या आ जाएगा? बाय में आ जाएगा ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब सबका यूनिट यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहां पर फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्स के लिए एम एल, स्पेस थोड़ा कम मिल रहा है हमको, इधर कर लेते हैं।
यहां पे हम लिख लेंगे यहां से mlt पर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहां से ये क्या आ जाएगा एल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा देख लीजिए, यहां पर ए स्क्वायर, क्यू के लिए क्या लिखेंगे ए टी और इसका होल स्क्वायर। तो अब अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, थोड़ा लॉन्ग चला ही गया, क्या कीजिएगा, चलिए एम स्क्वायर एल के पावर में 4 हो जाएगा, टी देख लीजिए यहां पर पावर में कितना है 2 और 2 4 हो जाएगा -4, और यहां से नीचे में क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले को भी ऊपर कर लीजिए, ए पर पावर 4 हो जाएगा और टी पर पावर क्या आ जाएगा, टी पर पावर भी 4 आ जाएगा, ये और ये यहां पर अभी -2 में ही रहने दीजिए इसको, ये -2 में। अब यहां से देखिए क्या लिख लेंगे, एम स्क्वायर एल के पावर में 4 रहेगा, उसके बाद यहां 4 और 2 कितना हो जाएगा, टी के पावर में -6 हो जाएगा और ए के पावर में क्या है -4, और ये सभी रूट के अंदर में है। यहां पर जो फाइंड करना है इसके लिए रूट, ये सभी रूट के अंदर में है। अब रूट से आप बाहर कर लीजिए तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर क्यू और ए पर स्क्वायर, ये और ये ही डायमेंशन फॉर्मूला किसका होता है, रेजिस्टेंस का भी होता है। इतना याद है आपको, एम एल स्क्वायर टी पर क्यू ए पर स्क्वायर, ये किसका है, रेजिस्टेंस का है। तो थोड़ा यूनिट पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आप शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं। हाँ जैसे अब आपको हम बता दिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उससे भी आ ही रहा था, ठीक है, उसी चीज को थोड़ा चेंज करके किया गया, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 20 का रूट अंडर म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको ये करने का, कॉम्प्लेक्स करने का काम किया गया है ताकि आप धोखा खाए, लेकिन मेरे बच्चे धोखा कैसे खा जाएंगे, उनको कॉन्सेप्ट पता है इस कॉन्सेप्ट से, और ऐसे भी हम आपको बोले हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रखना नहीं है, वहीं पे हम लोग करेंगे। चलिए ठीक है, आगे आ जाइए, आगे है 21 नंबर, लीजिए। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन पुंज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ना तो आकर्षित करेगा और ना ही प्रतिकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित करेगी, इनमें से कोई नहीं। टू पैरेलल इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन विल रिपेल ईच अदर, विल नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल, विल अट्रैक्ट ईच अदर, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, करंट अपोजिट डायरेक्शन में। और आपको बताया गया था कि जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यहां पर दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम। अब यहां पे दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन, सॉरी अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। ये देखिए ये बाहर की तरफ होगा और ये अंदर की तरफ, इसका जो फील्ड होगा ये बाहर की तरफ हो जाएगा और इसका जो फील्ड होगा ये राइट हैंड रूल से भी आप निकाल सकते हैं अंदर की तरफ। अब दोनों अपोजिट नेचर हो गया तो क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे क्या जवाब दीजिएगा, बोल दीजिए, बोल दो ना, हाँ अट्रैक्शन करेगा, अट्रैक्शन, ऑप्शन सी। ज्यादातर क्वेश्चन का जवाब तो ऑप्शन सी ही मिल रहा है। चलिए आगे, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 22 नंबर में लीजिए, ये भी घिसा पिटा है, इतना बार देखा गया है कि पूछिए मत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। टॉर्क का फॉर्मूला दिया गया है, टॉर्क इक्वल टू एम डॉट बी, टॉर्क इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखिए आपको लपेटना चाह रहा है, नहीं लपेटना चाह रहा है, यहां पर टॉर्क इक्वल टू एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, टॉर्क इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम इक्वल टू टॉर्क वेक्टर डॉट बी वेक्टर, टॉर्क इक्वल टू एम बाई बी वेक्टर। तो मेरे बच्चे आप कौन जवाब देंगे, ऑप्शन बी, क्या आ जाएगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए तो वही पूछा जा रहा था नीचे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से स्टेटमेंट कौन सा ट्रू था, तो बी हो गया। लीजिए 23 भी एक घिसा पिटा सवाल जो आपको नोट में भी लिखवाया जा चुका है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर, भौगोलिक ध्रुवों पर, प्रत्येक स्थान पर, चुंबकीय निरक्ष पर। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट मैग्नेटिक पोल, ज्योग्राफिकल पोल्स, एवरी पोल्स प्लेस मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर यानी निरक्ष पर। अगला सवाल 24 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है
विद्युत चुंबक बनाने के लिए उचित धातु है। द मोस्ट सुटेबल एलिमेंट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, पता है, सॉफ्ट आयरन। ऑप्शन ए नरम लोहा इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकशीलता का मान होता है द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, एक से कम, बहुत अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक। चलिए आगे देखिएगा, आगे पूछा जा रहा है उदासीन बिंदु। बच्चों आपको बताया गया था कि जिस बिंदु पर अर्थ मैग्नेटिक का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर लेता है, यानी Bm इक्वल टू BH होता है, वही न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो यहां पर Bm कहने का मतलब B ये नहीं होगा, B लेस देन BH नहीं होगा, B इक्वल टू 0 नहीं होगा, B इक्वल टू BH एट न्यूट्रल पॉइंट। B इक्वल टू क्या होता है, BH। सीधा कंडीशन पूछा गया है। लीजिए 27 नंबर में क्या कहा जा रहा है, BH कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वहां पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है, यह भी एक बहुत आसान सवाल। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, ऊर्जा के, आवेश के, संवेग के, द्रव्यमान के। तो क्या लिखेंगे बोलिए, ऊर्जा के, ऊर्जा के, ऊर्जा के हो जाएगा एनर्जी, एनर्जी। अच्छा हम मार्क करना ही भूल गए, अरे एक्साइटमेंट जो आ जाता है ना, एनर्जी के। परेकत्व का मात्रक होता है, लीजिए परेकत्व का मात्रक बताना है। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पे आप परेकत्व का मात्रक हेनरी याद किए रहते हैं, यहाँ पर हेनरी दिया ही नहीं गया है। दिया क्या गया है, ओम सेकेंड, ओम पर सेकेंड, सेकेंड पर ओम, पर ओम सेकेंड, सेकेंड पर ओम, ओम पर सेकेंड, ओम सेकेंड पर ओम सेकेंड। तो देखिए आराम से फाइंड कर लेंगे। L इक्वल टू मेरे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं माइनस DI/dt। यहां से क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू, सॉरी, सिग्मा इक्वल टू L DI/dt होता है। सिग्मा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, EMF इक्वल टू माइनस L DI/dt। तो सिग्मा के लिए क्या लिखेंगे, बोल्ट, बोल्ट भी, सिग्मा को IR लिख लीजिए, IR इक्वल टू माइनस L, यूनिट का बात करना है। तो यहां पर आप डी में लिखे, डेल्टा में लिखे, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। आई को हम डायरेक्ट सिर्फ यूनिट हम निकालना चाह रहे हैं, इसलिए डेल्टा में ही लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सहूलियत हो। तो यहां से एल का फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर आ जाएगा आई आर, और इधर से इसको ले आइए, इधर आ जाएगा ये, नीचे आ जाएगा आई, और ऊपर चला जाएगा टी, डेल्टा आई, इधर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। तो ये आई और आई कैंसिल हो जाएगा, यूनिट के हिसाब से दोनों का सेम रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। आर और क्या आ जाएगा, टी। आर यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, ओम, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे, सेकंड। ढूंढ लीजिए ओम सेकंड कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही है ओम सेकंड, ओम सेकंड। तो परेकत्व का मात्रक यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपको लगाना है ओम सेकंड। चलिए 29 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 29 में आपसे पूछा जा रहा है L/R की बीमा निम्नलिखित में से किसकी बीमा के समान है, LC के 1/√L/C के, √LC के 1/LC के। तो बिल्कुल आसान है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, 1/2π√LC। पढ़े हैं आप लोग अल्टरनेटिंग करंट में, तो √LC। अब यूनिट निकाल रहे हैं तो 2π का यहां पर कोई मतलब है नहीं, तो √LC को क्या लिख देंगे, 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का विमीय सूत्र क्या होता है, यहीं पे लिख रहे हैं 1/T पर इक्वल टू क्या लिखेंगे, T। और आपको पता है कि L/R जो होता है ये भी, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, T ही होता है। तो कौन सा जवाब हो जाएगा, C ही इसका सही जवाब हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इधर √LC है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर आ गया है, T के बराबर आ गया है। चलिए अगला सवाल लीजिए, अगला 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 इक्वल टू कितना है, 5√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्गमूल माध्य IRMS होगा। इफ पीक वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग करंट इज I0 इक्वल टू 5√2 देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट IRMS विल बी 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 25 एम्पियर, 50 एम्पियर। तो IRMS इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं I0/√2। I0 कितना दिया हुआ है, 5√2/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, 5 एम्पियर। कौन सा जवाब हो जाएगा, देख लीजिए, ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 31 नंबर इसमें क्या कहा जा रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में
8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का परिकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा होगी। इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट ए रेजिस्टेंस 8 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इंपीडेंस ऑफ रेजिस्टेंस विल बी। तो इंपीडेंस का फॉर्मूला बताए हुए हैं, आप 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा √100 इक्वल टू कितना आ जाएगा बोल दीजिए 10 ओम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए यहाँ पर 32 नंबर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है तप्त तार एमीटर का तप्त तार वोल्ट मीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। The work principle of both hot wire ammeter and hot wire voltmeter is based which effect of the current? तो हीटिंग इफेक्ट पर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 33 में आपसे पूछा जा रहा है विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान, द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो बच्चों हम बताए थे आपको कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट का जो फाई होता है पावर फैक्टर वो होता है π/2। तो cos फाई होता है, फेज डिफरेंस होता है π/2, तो cos π/2 का वैल्यू आपको पता है 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, जिसके कारण वाटलेस पावर भी हम लोग पढ़े थे, 0 हो जाएगा। अगला सवाल 34 नंबर में, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? भंवर धारा, दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा। विच इज नॉट पॉसिबल इन ट्रांसफार्मर? अल्टरनेटिव ईडी करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है, तो दृष्ट धारा पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब मेरे बच्चों आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, द इंपीडेंस ऑफ एलआर सर्किट इज। तो एलआर सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है, तो √r² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी सही। तो अब आप बताइएगा कमेंट करके कि कैसा सवाल है मॉडल पेपर में, ठीक है। तो आपके टीचर आपसे झूठ नहीं कह रहे थे कि आपको एग्जाम के समय में ये 2 से 3 मंथ पढ़ लेना है, बोर्ड आराम से मस्त निकल जाएगा। आप अपने सपनों के लिए काम कीजिए, अपने टारगेट के लिए काम कीजिए। 12 के बाद आप क्या सपना देख रहे हैं, आप अपने आप को क्या बनते हुए देखना चाह रहे हैं, उस पर काम कीजिए। तो काम करने का तरीका वही होता है। बोर्ड एक मतलब ये है, मतलब जर्नी एक स्टेशन के जैसा है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर अच्छा कर लेना है, वो अच्छा हो जाएगा। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप इसको पूरा देखेंगे और शेयर जरूर करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।